नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, अगला जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी, और आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मात्र 90 मिनट में पूरा कंप्लीट पॉलिटी पे जो है अपना कब्जा करना है। शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, आपके परीक्षा में क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। वीडियो को सेव करके भी रख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, हम लोग इंडियन पॉलिटी में जो कंप्लीट करने वाले हैं, पहला चैप्टर रहने वाला है भारतीय संविधान का विकास, दूसरा रहने वाला है संविधान का निर्माण से संबंधित सारे की पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र को देखने वाले हैं। उसके बाद अगला चैप्टर रहने वाला है नागरिकता। उसके बाद मौलिक अधिकार। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मूल कर्तव्य, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है उसको देखने वाले हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध उसको देखेंगे। आपात उपबंध, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक निकाय और भाषा संबंधित प्रमुख जो है उपबंध है उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद हम लोग पूरा कर लेंगे संविधान संशोधन, और ये कुछ विविध वाला सेक्शन लास्ट में कर लेंगे, और पूरा इंडियन पॉलिटी पे आपके पकड़ हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी वीडियो से आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग भारतीय संविधान को एकदम समझ लेते हैं, बेसिक बातें। देखिए, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके तहत किसी देश की शासनिक एवं व्यवस्था कार्य करती है। इसका मतलब ये है, शासन और व्यवस्था दो शब्द आपको दिखेगा, है ना। तो शासन और व्यवस्था, तो शासन से मतलब होगा सरकार चलाने की प्रक्रिया, निर्णय लेना, कानून लागू करना। व्यवस्था से मतलब होगा मेरे भाई, है ना, कि समाज में शांति, न्याय और अनुशासन बनाए रखने का एक ढांचा है। तो आप सीधे तौर पर बोल सकते हो कि संविधान की भूमिका क्या है। तो संविधान वह सुप्रीम बुक है जो बताती है कि सरकार की शक्तियां क्या होगी, नागरिक के या नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, और देश कैसे चलेंगे। तो ये बेसिक बातें हैं, आपको पता होना चाहिए। संविधान, भारतीय संविधान लिखित है ही, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई संविधान लिखित व अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। भारत का संविधान लिखित है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी ध्यान रखना। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया राष्ट्रीय आंदोलन से प्रारंभ हुई, पर इसकी जो नींव रखी गई थी 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये चीजें क्लियर हो गया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें था। अब यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय, चूंकि हम लोग का पहला जो चैप्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहला चैप्टर ही है कि भारतीय संविधान का विकास। तो पहले इसके पृष्ठभूमि को देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे भारत में कंपनी का शासन। कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं भारत में क्राउन का शासन। 1857 का विद्रोह होता है, तो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में शासन व्यवस्था को लेते हैं और सुचारू रूप से चलाना शुरू कर देते हैं। तो 1858 से लेकर 1947 तक हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले कंपनी के शासन को देख लेते हैं। जो ब्रिटिश कंपनी शासन व्यवस्था को चलाया था, भारत का मैं बात कर रहा हूँ, तो 1773 से लेकर 1858 तक। तो 17 से 73 का ना रेगुलेटिंग एक्ट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो की पॉइंट, मतलब ये जो की पॉइंट है उसको याद रख लीजिए। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, एक मिनट रुको, इसे बड़ा करता हूँ। तो 1773 के रेगुलर एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिला, और इसी के तहत आप देखेंगे तो भारत में केंद्रीय प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी अधिनियम के तहत डायरेक्टली प्रश्न पूछता है, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर जनरल, अब पहले गवर्नर था तो गवर्नर जनरल पद नाम जोड़ा गया, और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल जो थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बनाया गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले गवर्नर जनरल जो था इसका नाम था वारेन हेस्टिंग। और इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहाँ पे, तो मद्रास, बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया। तो ध्यान रखिएगा, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य था कि भ्रष्ट कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाना था, और इनके पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे। पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा, सर एलिजा एम्पे था। और इसकी सहायता के लिए, मतलब इनकी सहायता के लिए 3 अन्य जो है न्यायाधीश थे। एक का नाम था चेम्बर्स, दूसरा लिमेस्टर, और तीसरा जो था हाइड था। पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से याद रखिए। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण हो गया, और इसने भारत में राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। बस, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित ये सारे की पॉइंट्स याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, मुट्ठी में हो जाएगा। अगला जो अधिनियम लाया गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, इसका नाम है 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। यहाँ से 2-3 बातें पूछा जाता है। पहली बात है,
कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसे दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था, तो 1781 का अधिनियम लाया गया था। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि 1781 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह जो है इसे लाया कर लीजिए, लाया गया। इसे अमेंडिंग एक्ट मतलब कि संशोधन अधिनियम भी या बंदोबस्त कानून भी कहा गया। किसे कहा गया? 1781 ईस्वी के अधिनियम को। बेसिक बातें ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि कंपनी के सेवकों को भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से यहाँ पे मुक्त कर दिया गया था और इस कानून के द्वारा कोलकाता के सभी निवासियों को उच्चतम न्यायालय के अधीन कर दिया। और इसमें कहा गया कि न्यायालय हिंदुओं के कानून, यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, हिंदुओं के कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुस्लिमों के कानून के हिसाब से मुस्लिमों के मामले तय करे। ये प्रावधान किसमें किया गया था? तो 1781 ईस्वी का जो अधिनियम लाया गया था इसमें। अच्छा, ये किसके सिफारिश पर लाया गया था? तो एडमंड बुर्क के सिफारिश पर ना, ये बुर्क है, उसके सिफारिश पर लाया गया था और इसलिए जो है इसीलिए इसे एंडबर्ग अधिनियम भी कहा जाता है, माइंड में रखिएगा। अगला है भाई, देख सकते हो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें 2-3 बातें ध्यान रखना यहाँ पे। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि इस कानून के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया, अलग किया गया। इस कानून के तहत कंपनी के व्यापारिक मामले के अधीक्षण की अनुमति एक निदेशक मंडल को दे दी गई, जबकि राजनीतिक मामले का प्रबंधन एक नियंत्रण बोर्ड को मतलब कि बोर्ड के द्वारा किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो जाता है और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण करे। और इसी कानून के तहत पहली बार कंपनी के आधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया और इसी कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। तो समझ रहे हो, ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। कहानी जो है ना शुरू होगा 1793 का, है ना, तो बस एक बार करवा देता हूँ ताकि कहा बोलेगा सर ये सब तो नहीं करवाए हैं। अगला है 1786 ईस्वी का अधिनियम। तो भाई 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कर्नवालिस यह पद स्वीकार करने से पहले मांग रखी कि उसे सेनापति का पद भी दिया जाए, और उसकी मांग को स्वीकार भी किया गया। लॉर्ड कर्नवालिस कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति बनने वाला पहला जो है गवर्नर जनरल था। तो इस लाइन से कई बार प्रश्न पूछा गया, माइंड में रखिएगा। और इस अधिनियम के तहत विशेष व्यवस्था की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द या लागू कर सकता है और यह प्रावधान 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ करता है ना, तब ये क्वेश्चन डालता है। अगला प्रश्न है भाई, देख लो, ये अब कहानी शुरू होता है, एक पॉइंट महत्वपूर्ण होगा, हालांकि ये भी महत्वपूर्ण था जो भी करवाया हूं, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इस अधिनियम के तहत जो शक्तियां लॉर्ड कर्नवालिस को दी गई थी वे सभी भविष्य के बनने वाले सभी गवर्नर जनरलों के लिए प्रस्तावित कर दी गई। और इसी अधिनियम के तहत 1793 का चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को कहाँ पे? तो बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के ऊपर नियंत्रण की शक्ति प्रदान किया। और इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को व्यापार करने का एक अधिकार को 20 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? पहले 15 वर्ष के लिए आया था, अब जो है क्या करेगा? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण मंडल के सदस्य एवं कर्मचारियों, है ना, मतलब कर्मचारियों के वेतन कहाँ पे? तो भारतीय के राजस्व से दिया जाए। तो पूछता है प्रश्न, कौन से चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कंपनियों के सदस्य एवं कर्मचारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाए? तो 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया था। अब आता है भाई, देख लो 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। अब इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया? 1813 का चार्टर एक्ट में, तो इस कानून में भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी अब भारतीय व्यापार को सभी, मतलब कि भारत के साथ व्यापार के लिए सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। पहले ब्रिटिश कंपनी ही व्यापार कर सकते थे भारत के साथ, लेकिन 1813 का अधिनियम आता है तो बोल दिया गया कि भाई ठीक है, अब सभी ब्रिटिश लोग व्यापार कर सकते हो भारत के साथ। लेकिन चाय का व्यापार और चीन में कंपनी का एकाधिकार बनाए रखा, मतलब बोला कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार सिर्फ ब्रिटिश कंपनी करेगा, बाहरी लोग नहीं करेगा। ठीक है, इसी अधिनियम द्वारा प्रश्न पूछता है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम में जो है ये ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया था? तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है ना, माइंड में रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया। ईसाई मशीनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। भाई ईसाई मशीनरी भारत में अब आ सकते हैं, अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें था, माइंड में रखिएगा। भाई इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया। बेसिक सा क्वेश्चन है। और इस अधिनियम के तहत भारत की, है ना, अस्थायी सरकारों को अपने व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकार दिया गया। अगला है 1833 का चार्टर अधिनियम। ये क्या कहता है?
तो इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत पूछता है। और ये जो है आप देख सकते हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, है ना, पहले जो है गवर्नर जनरल थे भारत के, जो कि यहाँ पे पदनाम चेंज किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत शब्द लग गया ना, भारत शब्द लग गया, भारत का गवर्नर जनरल बोल दिया गया। और कौन थे भाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। और ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार पूरे तरीके से समाप्त कर दिया था 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में, है ना, तो विधायक के सभी असीमित अधिकार प्रदान किए गए। यहाँ पे एक प्रश्न और पूछता है, 1835 ईस्वी के एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा की खुली प्रतियोगिता कराने का प्रयास किया गया था। पूछता है क्वेश्चन, ये 1835 ईस्वी के ही एक्ट के तहत ऐसा किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे समाप्त हालांकि कर दिया गया था। और भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित जो किया गया था ना, ये 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए। देखो भाई, ये ना 1833 में ये जो खुली प्रतियोगिता के लिए जो प्रावधान किया गया था, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से कह सकते हो भाई सफल नहीं हो पाया था। तो सफल जो हुआ था ये 1853 में, ठीक है ना, 1853 में। लेकिन कोशिश, यहाँ पे अगर कोशिश शब्द देगा तो भाई यहाँ पे कोशिश किया गया था 1833 में। प्रश्न पूछ, ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है भाई, मैं क्लियर कर दूँ। 1813 में क्या किया गया था कि ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार मैक्सिमम समाप्त कर दिया था। मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ना चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता है, ये उसमें सिर्फ ब्रिटिश कंपनी का एकाधिकार रहेगा। लेकिन 1835 में ये पूरा समाप्त कर दिया। और एकाधिकार का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे बोल सकते हो कि ब्रिटिश का कंपनी का अगर एकाधिकार किसी देश के साथ रहता है, उसके व्यापार करने से संबंधित मैं बात कर लूँ, तो उस देश के साथ सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही व्यापार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है ना। तो वो एक तरह से कह सकते हो कि भाई एक एकाधिकार जमा लेते हैं उसके ऊपर। लेकिन इस एकाधिकार को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत, ठीक है। अब सभी ब्रिटिश लोग जो है भारत के साथ आराम से व्यापार कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1853, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल के लिए एक नई परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। और परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की एक, मतलब कि छोटी संसद की तरह कार्य किया। और इस अधिनियम के तहत पुनः जो है सिविल सेवकों को या फिर सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और ये सफल भी रहा था। तो सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए खोल दी गई इसी अधिनियम के तहत। और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। और इस अधिनियम के तहत पहली बार, इस लाइन को देखिएगा, पहली बार 1853 का अधिनियम के तहत है ना, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में क्या है तो अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ, अस्थायी प्रतिनिधित्व प्रारंभ हुआ। और गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्यों में, गवर्नर जनरल परिषद में 6 सदस्यों में 4 भारतीय प्रांतों से थे, बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा। अगला यहाँ पे देख सकते हो मेरे भाई, ब्रिटिश ताज का शासन। 1857 का विद्रोह होता है, तब आप सबको पता है कि ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हो जाता है। देखो भाई, ये जो अधिनियम था, तो इस अधिनियम का निर्माण जो होता है ना, इसे 1858 कर लीजिए, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम है। ये भारत शासन अधिनियम है, ठीक है। क्योंकि यह जो अधिनियम लाया गया, आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो, यह अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद होता है। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जो है आ गया था। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइसराय किया गया। बहुत पूछता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर जो है भारत का वाइसराय किया गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। और लॉर्ड कैनिंग जो है ना भारत के पहले वाइसराय थे, बनाया गया इसमें। इस अधिनियम के तहत 1813 के अधिनियम से प्रारंभ हुए क्या है था, तो निदेशक मंडल एवं नियंत्रण बोर्ड को समाप्त किया गया। प्रश्न पूछता है कि भाई कौन से अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रण मंडल को समाप्त किया गया था, तो आप सबको पता है 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गया। और इसी अधिनियम में एक नए पद, यहाँ पे देखेंगे ना, मेंशन कर दिया हूँ, इसी अधिनियम से जो है एक नए पद भारत सचिव पद का जो है यहाँ पे सृजन हुआ किया गया। और ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, लाइन को समझो भाई, इस अधिनियम के तहत एक नए पद भारत सचिव का पद सृजित किया गया। और ये सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था तथा ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। सचिव को सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष भारत के सचिव था।
और यह जो है एक सलाहकारी परिषद भी थी। अगला आप देख सकते हो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वायसराय को ना यहाँ पे कुछ पावर दिया गया। तो वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति यहीं से प्रदान होता है। और ऐसा अध्यादेश की अवधि जो है कितने दिनों के लिए, तो 6 महीना का होती थी। इस अधिनियम के तहत कानून निर्माण की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। पूछता है, ये सब लाइन देके प्रश्न उठा के पूछ लेता है कि कौन सा अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान था कि वायसराय कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता था। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को मनोनीत भी किया। कौन कौन से लोग थे, तो देख सकते हैं बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर जो है दिनकर राव। पूछता है भाई इन लोगों को नियुक्त किया था ना, पूछता है कि इनमें से कौन नहीं था। और आपको पता होना चाहिए कि इसी अधिनियम के तहत बंगाल में 1862 में, उत्तर प्रदेश प्रांत में 1866 में और पंजाब में जो है विधान परिषद का गठन किया गया 1897 में। तो ये प्रश्न पूछता है कि कौन से अधिनियम के तहत जो है बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया था। तो 1861 अधिनियम के तहत 1862 में बंगाल है ये, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत और उत्तर पश्चिमी प्रांत है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया। बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा। अगला है भाई 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या किया गया, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाया गया। हालांकि बहुमत सरकार के सदस्यों का ही जो है यहाँ पे रहता था, मतलब बहुमत सरकार का ही सदस्य इसमें रहते थे। और इस अधिनियम के तहत विधान परिषदों में बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया था। पूछता है कि बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान कौन सा अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये वाला ध्यान रखना माइंड में। अगला है भाई 1909 का भारत परिषद अधिनियम। बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया था, तो लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय तथा लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत का सचिव थे। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, इसलिए क्योंकि लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय और लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव, समझ रहे हो ना, इसलिए इसका नाम दिया गया इस अधिनियम को। प्रश्न पूछता है कि कौन से अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो यही अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 तक कर दिया गया था। और इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के पहले भारतीय सदस्य बने और इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। प्रश्न पूछता है, इस लाइन से गलती मत करिएगा, माइंड में रखिएगा। आपको मैं बता दूं, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंधन जो किया गया था ना, दोबारा सुनिए, प्रश्न पूछता है कि कौन से अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक जो है निर्वाचन का प्रावधान किया गया, मतलब कि पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। तो इसी अधिनियम के तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इसी अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत जो है मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया है ना। एक प्रश्न और आता है भाई, ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी माना जाता है। किस लिए माना जाता है, क्योंकि इसी अधिनियम के तहत आपने देखा ना कि भाई मुस्लिम समुदाय के लिए के चुनाव में अलग से सीट के लिए प्रावधान किया गया था, यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। ये सारे लाइन इतना इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए। ये अगला जो अधिनियम है यहाँ पे देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के तहत भारत के राज सचिव मॉन्टेग्यू तथा लॉर्ड चैम्सफोर्ड, है ना, यहाँ पे चैम्सफोर्ड नाम था एक का, तो राज सचिव मॉन्टेग्यू और तथा चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। मतलब कि 1919 का जो अधिनियम था ना, इसके तहत, इस अधिनियम के तहत भारत के राज सचिव मॉन्टेग्यू को बनाया गया और लॉर्ड चैम्सफोर्ड को देखा जाए तो भारत के वायसराय थे। इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, दो व्यक्ति का नाम है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों एवं आंग्ल समुदाय के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। आपको मतलब कि उसकी व्यवस्था को बढ़ावा मिली थी, पूछता है क्वेश्चन। और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में किसका, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया और द्विसदनीय व्यवस्था भी शुरू किया गया था 1919 का ही भारत शासन अधिनियम के तहत। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। और भारतीय कार्यों के देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति भी किया गया था 1919 के तहत। और इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में जो है विभक्त किया गया। और इसी के तहत देखा जाए तो भारत में पुनः द्वैध शासन पद्धति की शुरुआत हुआ। इसके द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया और 1926 में लोक सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया। प्रश्न पूछता है, और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वतंत्र बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। और ये सारे प्रावधान किसके तहत किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, महीने में रखिएगा।
आरक्षित विषय पर आप देखेंगे तो कार्यकारी परिषद की सहायता से गवर्नर शासन करता था। केंद्रीय सूची के विषय, इसमें केंद्रीय सूची का विषय था जैसे विदेशी मामले, सुरक्षा, डाक तार आदि। इसमें हस्तांतरित जो विषय था तो निर्वाचित सदस्य जाहिर सी बात है इसमें होंगे, इस पर काम करेंगे। गवर्नर इसमें शासन करता था और प्रांतीय विषय जिसमें था स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि, जल, कृषि, ये सब शामिल था। अगला है भाई भारत शासन अधिनियम 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एशिया अधिनियम में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 321 और अनुसूची 10, चूंकि यह जो अधिनियम था यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधारित पर था और 1935 में इस अधिनियम में, अभी मैं बोला हूँ ना कि 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ शामिल किया गया था। इस अधिनियम के मुख्य विशेषता आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस अधिनियम के तहत दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। इसी अधिनियम के तहत संघीय सरकार की व्यवस्था किया गया। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन किया गया। केंद्र सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरुआत किया गया। बहुत पूछता है, इसने 11 राज्यों में से 6 द्विसदनीय व्यवस्था का 6 में तो द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम में द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधान परिषद और विधानसभा का गठन किया गया। और इसी अधिनियम ने दलितों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान की गई। इस अधिनियम के तहत 1935 में पढ़ा रहा 1935, तो 1935 के द्वारा ही 1935 के अधिनियम द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया और इसने मताधिकार का विस्तार कर 18% जनता को मत करने का अधिकार प्रदान किया। आरबीआई की स्थापना केंद्रीय बैंक के रूप में किया गया 1935 अधिनियम के तहत। और आपको मैं बता दूं इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, ठीक है ना। 1935 में या फिर 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अम्बेडकर की उक्ति थी। तो नेहरू का क्या कहना था भाई, गुलामी का अधिकार पत्र, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो 1935 अधिनियम को कहा था नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भीमराव अम्बेडकर का क्या कहना था भाई, तो इनका कहना था कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। अगला है मेरे भाई 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आप लोग पढ़ते ही हैं इसे। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति हो गया। इस अधिनियम में देखा जाए तो 20 धाराएं थी। तो ये साफ साफ कहता है, जरा देख लीजिएगा इस अधिनियम में प्रमुख प्रावधान क्या था। तो देखो 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नाम से जो है 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देंगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। तो ये बेसिक बातें था, ये प्रावधान किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे इसी अधिनियम के तहत किया गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल होंगे जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, बेसिक बातें हैं। जब तक संविधान सभा का निर्माण नहीं कर लेती तब तक विधानमंडल के रूप में ही कार्य करेगी और भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान नहीं बनाकर तैयार किया जाता तब तक भाई 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत इस पे शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। यही सब लिखा हुआ है, बेसिक बातें। इस अधिनियम के तहत आप देखेंगे तो भारत डोमिनियन को सिंध, बलोचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य मिल गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो नोट वाले पॉइंट में तो सब आपको दिख रहा होगा। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व आप देखेंगे तो जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और लॉर्ड मेंटन स्वतंत्र भारत के नए गवर्नर जनरल बने और इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। 1947 ईस्वी में गठित संविधान सभा को संसद के रूप में स्वीकार किया गया और 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय परिषद का अध्यक्ष और नेहरू उपाध्यक्ष बनाए गए। इस चार्ट को थोड़ा सा देख लीजिए मेरे भाई, प्रश्न पूछ लेता है। तो स्वतंत्रता पूर्व गठित जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 का, इसमें कौन कौन से लोग थे और कौन सा डिपार्टमेंट मिला था। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले का जो है क्षेत्र इनको मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग मिला था इनको, सूचना प्रसार। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग मिला था। जॉन मिथाई को उद्योग और नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम को श्रम विभाग मिला था। एच.सी. भाभा को यहाँ पे आप देख सकते हो कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि।
आसफ अली को यहाँ पे देख सकते हो। ये लियाकत अली थोड़ा सा देख लेना, वित्त विभाग इन्हें मिला था, बाकी स्टार्ट को देख लीजिएगा। देखिए अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष। अब जब स्वतंत्रता मिल गई भाई, देश स्वतंत्र हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल को एक बार देख लीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध विभाग मिला था, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह विभाग मिला, सूचना और प्रसार राज्यों के मामले का सब कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि विभाग मिले थे उन्हें। अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग मिला था, जॉन मिथाई रेलवे विभाग, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग मिला था इन्हें, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य, और ये छोड़ सकते हो CH भाभा को वाणिज्य। तो ये आप देख सकते हैं कुछ अन्य बातें देखिए, जो चीज़ हम आगे पढ़े ना वही चीज़ यहाँ पे है, तो रिपीट करने की जरूरत। अगला चैप्टर है फ्रेंड्स हम लोगों का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण, कैबिनेट मिशन 1946। अब देखो इसमें सारे पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। 1945 में ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार थी, लेबर पार्टी की, और 14 मार्च 1946 को एटनी ने जो है एक घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और इसके लिए इन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की सदस्यीय मिशन भारत भेजा, जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ये यहीं से डेट दे के पूछ लेता है। इसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, और सहयोगी सदस्य थे यहाँ पे 2 लोग और, स्टीफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कई बार पूछता है, माइंड में रखिएगा, कौन पूछता है इनमें से कौन सा कैबिनेट का सदस्य नहीं था जो भारत जो आया था, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, है ना, पूछता है, तो तीनों का नाम माइंड में रख लीजिएगा। अगला यहाँ पे 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत निम्न बातें कही गई। बोला एक अखिल भारतीय संघ जिसमें देशी रियासतें व ब्रिटिश प्रांत की गठन की बात कही गई। अब यहाँ पे कुछ बातें देख लीजिएगा भारतीय संविधान निर्माण की मांग के लेके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। तो 1922 में गांधी जी ने अस्पष्ट शब्दों में, 1922 में बात कर रहा हूँ, कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। 1922 में ही ये गांधी जी बोला था। 1934 में सर्वप्रथम औपचारिक रूप से, है ना, MN राय ने संविधान सभा का विचार रखा। 1935 में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा या फिर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन की मांग की। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के तहत पहली बार ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार की कि भारतीय संविधान संभवतः भारतीयों ही तैयार करेंगे। और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कही, किंतु इन दोनों प्रस्तावों को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए 2 सितंबर 1946, मतलब एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए 2 सितंबर 1946 ईस्वी को, जिसके तहत एक कार्यकारी परिषद का गठन हुआ, और अंतरिम सरकार का गठन फाइनली 2 सितंबर 1946 को किया गया। कार्यकारी परिषद में जो सदस्य थे 14, और सभापति को छोड़कर, है ना, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ये एक बार लिस्ट माइंड में देख लीजिएगा सरसरी निगाहों से, मैं आपको आगे भी ये करवाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो भारतीय संविधान सभा गठन हेतु चुनाव करवाया गया, जिसमें 389 सदस्य था। तो ब्रिटिश भारत से 296, ब्रिटिश प्रांत से 292 था भाई, है ना, और 4 जो थे ये कमिश्नरी प्रांत से, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान। देशी रियासत से 93 थे। माउंटबेटन योजना थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन भारत का वायसराय बन आए भारत, और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मुख्य प्रावधान था। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत को 2 अधिराज्यों में विभाजित किया जाए। अच्छा, ये तो आपने पढ़ चुका है, वही रिपीट जो अभी कुछ देर पहले बताया था, एक बार हालांकि बता ही देता हूँ। दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा ही नए संविधान के लागू होने तक विधानमंडल के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कार्य करेगी, और दोनों के लिए पृथक गवर्नर जनरल बनाए जाएंगे। तो भारत के लिए गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान आपको पता होना चाहिए, मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्र के संबंध में संविधान सभा से अलग हो गए, और अब सदस्यों की संख्या 389 से कितना हो गया, तो 299 हो गई। ब्रिटिश प्रांतों की 296 से 229, देशी रियासतों की 93 से 70, है ना। ये कुछ बेसिक बातें। अब यहाँ से क्वेश्चन इस लाइन से भी प्रश्न पूछ लेता है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक जो हुआ था, आप सबको पता है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इसमें 211 सदस्य ने भाग लिया। अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, आप सबको पता है, सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वरिष्ठतम सदस्य थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के सलाहकार नियुक्त किए गए। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, किंतु जब संविधान सभा की बैठक बतौर विधायिका होती थी, तो अध्यक्षता JV मावलंकर करते थे। संविधान सभा की कार्यवाही जो है ना, यहाँ पे आप देखिए 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को
नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुए तथा 22 जनवरी 1946 ईस्वी को इस संविधान या फिर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। तो भाई स्वीकृति कब मिला ये पूछता है क्वेश्चन। और उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत कब किया गया था, तो ये 13 दिसंबर को। ये दोनों डेट दे के प्रश्न पूछते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखो भाई, उद्देश्य प्रस्ताव में जो आदर्श व मूल्य थे वही भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब कि प्रस्तावना में है। यहाँ पे कुछ समिति को एक बार देख लीजिए, प्रश्न पूछ लेता है। तो संविधान सभा के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें कुछ प्रमुख समितियां हैं। जैसे समिति का नाम है अध्यक्ष है, तो प्रारूप समिति उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला यहाँ पे संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरीके से पेयर भी बना सकते हो। यहाँ पे 3-3 का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे संवैधानिक सलाहकार समिति BN राव। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और नीति निर्देशक समिति तेज बहादुर शकरो। ठीक है ना। प्रारूप समिति को देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछता है यहाँ से। तो संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है ना समिति प्रारूप समिति थी, जो इसका गठन जो किया गया था 29 अगस्त 1947 को। रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 22 फरवरी 1948 को। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद हना सादतुल्ला, एन जो है राघव एन माधवराव, जो कि BL मिश्र के स्थान पर इन्हें रखा गया था। TT जो है कृष्णमाचारी, जो कि 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर ये आए थे। प्रारूप समिति को प्रारूप तैयार करने में जो है 6 माह से भी कम का समय लगा था। और इसी दौरान कुल कितने, तो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 141 बैठक हुई। अब यहाँ पे देख सकते हैं संविधान सभा द्वारा इस प्रारूप पर जो है विचार के बाद बड़ी संख्या में आलोचनाएं, टिप्पणियां और सुझाव दिए गए, जिस पर पुनः जो है विचार के बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा का प्रारूप पुनः कितना, तो 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा को समक्ष रखा। और इस प्रारूप पर जो है संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुआ। पूछता है प्रथम वाचन जो हुआ था ये 14 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, और इसी में पहली बार जो है संविधान पढ़ा गया। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, और 7वें 10वें है ना अधिवेशन तक चला ये, है ना। और तृतीय वाचन जो हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ध्यान रखिएगा। और अंततः आप देख सकते हैं अम्बेडकर जी ने संविधान सभा को पारित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया। और इसी तारीख को है ना अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कहा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, ध्यान रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से, ये आंशिक है ध्यान रखिएगा, आंशिक रूप से संविधान सभा को लागू कर दिया गया। और उस समय अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 224, 266, 267, 200, 300, ये 300 है, माफी चाहता हूँ, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 392, 393 शामिल किया गया। और आप देखेंगे तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान सभा में प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है। पूर्ण रूप से संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर आप देखेंगे तो पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। संविधान पर पहला हस्ताक्षर किनका है भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। संविधान बनने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कुल खर्च 63,96,729, लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुए। संविधान सभा का अन्य कार्य जो है, देखो आपको ये सारे ये एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, उससे रट लीजिएगा। तो देखो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, ये राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। देख सकते हो 24 जनवरी को ये सब काम हुआ था। ठीक है। और मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत सदस्यता जो है सत्यापन किया। अब यहाँ पे कुछ मुख्य बातें भी देख लीजिए, काहे के लिए बोलेगा कि सर ये नहीं करवाएं। तो संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मतलब कि मोहर के रूप में अपनाया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक थे, सुलेखक थे, माफी चाहता हूँ, सुलेखक लिखने वाला सुलेखक। और मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स अगला चैप्टर है हम लोगों का, चैप्टर का नाम ही है प्रस्तावना। देखो अभी जो मैं करवाया हूँ भारत के संवैधानिक विकास और ये सारी चीज़ें, आप जाइएगा ना तो लोग इनको पढ़ाने में पता नहीं कितना टाइम लगाता है ना। और मैं आपको एक साथ में सब कुछ करवा दिया हूँ ताकि पॉलिटी आपके मुट्ठी में हो जाए और सारे क्वेश्चन यहीं से आएगा, बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो उद्देशिका को देखते हैं। अगला है भाई, आप देख सकते हो भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान रखना कि प्रस्तावना को
किस देश के संविधान से लिया गया भारत के संविधान में? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान ने ही अपने संविधान में सम्मिलित किया था, तो इसलिए हम लोग प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया है। देखो यहाँ पे प्रस्तावना बोले चाहे उद्देशिका बोले, दोनों एक ही बात है ना। संविधान सभा की बात कर लूँ तो हम भारत के लोक से शुरू होता है। अच्छा, प्रस्तावना की कुछ बातें ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सोर्स जो है प्रस्तावना की जो विचार है, मैं बोल रहा हूँ विचार, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर मैं भाषा की बात कर लूँ, प्रस्तावना की भाषा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रश्न घुमा फिरा के पूछता है। अब देखो यहाँ पे जो उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे प्रस्तावना बोलते हो ना, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है संविधान में पेश किया गया था, और यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया था। ये क्वेश्चन दोनों पूछता है, माइंड में रखिएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो उद्देशिका प्रस्तुत किया गया, उन्हें ही संविधान के उद्देशिका में शामिल किया गया। संविधान की कितने नंबर का? तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन 1976 में होता है, आप सबको पता ही है। तो द्वारा इसमें निम्न प्रकार का संशोधन किया गया। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि यथा संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि भाई प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? तो भाई अभी तक प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, जो कि 42 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसी टाइम 1976 में। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक बार अभी तक हुआ है 42 नंबर का संविधान संशोधन। अब देखो प्रस्तावना के लाइन से प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान से देखिएगा। अब ये आपके माइंड में पूरे तरीके से चिपका हुआ होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, ध्यान रखिएगा। विचार की बात करें भाई, स्वतंत्रता की बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। और 2 तरह की समानता के बारे में बात किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। डायरेक्टली प्रश्न पूछता है। तो प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो भाई प्रस्तावना के इस लाइन से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है इसी से। तो यही भारत की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग से शुरू होता है। और ये रट लीजिएगा भाई, कम से कम आप पॉलिटी पढ़ रहे तो ये आपको याद होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, मेंशन भी कर दिया। देखो, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होता है। संविधान के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है, आपको पता हो। अगला पॉइंट यहाँ से पूछता है, प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। बेसिक बातें हैं भाई। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडियन बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं, देख सकते हो। लेकिन बेरूबारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। उसके बाद यहाँ पे बेरूबारी बाद में, ये लाइन रखिएगा, तो बेरूबारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और इसीलिए प्रस्तावना में ये विधायिका जो है ना, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 ईस्वी में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो भाई फाइनली प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। और ये क्या बोला है तो आपको पता होना चाहिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973। और यही कारण है कि अभी एक बार प्रस्तावना में है ना 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एक बार संशोधन भी हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कौन बोला था नहीं, ये सारी चीजें भी माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। इसलिए तो भाई मास्टर वीडियो ग्रुप में दे रहा हूँ ताकि मल्टीपल टाइम डिवीजन कर लो। केशवानंद भारती बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। ठीक है ना, तो ये भी पूछ लेता है। अब एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा यहाँ से, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक, एक शब्द को देखिए, नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। अस्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, प्रश्न पूछता है, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था, रट लीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रश्न पूछता है कि 42 नंबर का संविधान 1976 में हुआ था, तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात करता है, जो मैं आपको बताऊं कौन कौन सा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार की ने 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कौन कौन सी? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। और यहाँ पे 2 प्रकार की समानता की बात करता है, ये प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। बहुत पूछता है, माइंड में रख लीजिएगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है। यह अंशतः क्या है? ये अंशतः कठोर और लचीला दोनों है, कठोर और लचीला दोनों है।
लिखित संविधान की अवधारणा पूछा जाए तो फ्रांस की देन है, फ्रांस की देन है। भारतीय संविधान या फिर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। आपको बताइए, भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करते हैं और भारत सरकार अधिनियम 1935 वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा और भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ये लाइन पूछता है। संविधान में राज्यों का संघ घोषित किया गया है, ये भी लाइन ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अगला जो एक क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म आता है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अलग अलग देश से जो अलग अलग स्रोत लिए गए हैं वही है, यहाँ पे देख लो। तो अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीयपात, ये सारे प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के संविधान से, तो संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली है ना, परमाधिकार लेख है ना, और सदनवाद, ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया भाई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में व्यक्तियों को जो मनोनयन किया जाता है ना, ये भी प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो प्रस्तावना की भाषा, संवर्धित सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये सब प्रावधान लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के है ना परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार, संबंधित शक्तियाँ। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? ये संघात्मक विशेषाधिकार, अवशिष्ट शक्तियाँ है ना केंद्र के पास है, आपको बताइए। तो ये सारे प्रावधान। राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय जो है ना निर्णयन, ये सब कनाडा के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत पूछता है, कौन से संविधान से लिया गया? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है ना, ये भी प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान बहुत पूछता है, मौलिक कर्तव्य आप सबको पता है ना, और रूस के संविधान से लिया गया। जापान द्वारा स्थापित विधि प्रक्रिया, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया। फ्रांस के संविधान से, ये रूस था, ये फ्रांस है, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे नोट भी लिख दिया, माइंड में रखिएगा, है ना। तो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से लिया गया शब्द है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो या तो सीधे लिया गया या उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके लिया गया, माइंड में रखिएगा। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, यहाँ से भी एक नंबर कंफर्म है, पूछता ही है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जो है ना कितना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, और अनुसूचियाँ कितना है भाई? तो 12 अनुसूचियाँ है। अभी प्रेजेंट टाइम में है ना, मूल संविधान में बात कर रहा हूँ। तो कह रहा है कि देखो मूल संविधान में पहले था 8 अनुसूचियाँ थे, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ है, मूल संविधान में बात कर रहा हूँ। तो देखिए प्रथम अनुसूची में क्या क्या प्रावधान है? तो इसमें जो है ना 28 राज्य, ऐसे ध्यान रखना, इसमें 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में प्रावधान है। द्वितीय अनुसूची में क्या है भाई? तो इसमें जितने भी उच्च स्तर के पदाधिकारी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति है ना, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ये की मतलब कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये जितने भी बड़े बड़े पोस्ट है ना, उसके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में प्रावधान करता है। कौन सा? तो दूसरी अनुसूची, बस इतना ध्यान रखना। तीसरी क्या करता है? तो जो अधिकारी है, अभी आपने देखा ऊपर में जो अधिकारी है जिनके वेतन के बारे में दिया गया था, तो भाई उनका शपथ ग्रहण से संबंधित है। तीसरा वेतन तय करेगा, उसके बाद शपथ ग्रहण होगा ना, तो यही है, यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ कि इसमें विभिन्न पदाधिकारी जो अभी आप ऊपर में देखा, जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये सभी का ना शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया तृतीय में। चतुर्थ में क्या है भाई? ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है, मतलब कि राज्यसभा में सीटों के अगर आवंटन करना है ना, ये सारी चीजें। तो चौथी अनुसूची में तो सीधे तौर पर बोल सकते हो कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीट से संबंधित प्रावधान है। पांचवी क्या कहते हैं? पांचवी अनुसूची में क्या है भाई? SC और ST है ना, यहाँ पे लिख भी दिया, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, एक शब्द देखिएगा, प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उल्लेख करता है, ये पांचवी करता है। छठी भी उसी से संबंधित है, लेकिन उसमें कुछ ही राज्य है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पांचवी अलग है और छठी अलग है। तो छठी में सिर्फ अब देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजाति के बारे में प्रावधान करता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। सातवीं या छठी में ऐसे भी ध्यान सकते हो कि जो पूर्वोत्तर राज्य है ना भाई, पूर्वोत्तर राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके SC ST अनुसूचित क्षेत्र जो था ना, अनुसूचित क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र ऐसे बोल सकते हो, उसके प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। सातवां तो आप सबको पता है, इस सूची में शक्तियों का विभाजन,
लिख भी जाओ सारे पॉइंट्स, आप नोट से रिवीजन कर सकते हो। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में प्रावधान किया गया, इतना ध्यान रखना। और इसी सूची में आप सबको पता है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसी में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है ना, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। तो संघ सूची में आप देख सकते हो, संघ सूची पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकते हैं। और संविधान के लागू होने के समय इसमें आप देखेंगे तो 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है संघ सूची में। महत्वपूर्ण जो विषय है जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, ये सब संघ सूची का विषय है। डायरेक्टली पूछता है कि इनमें से कौन सा संघ सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, ऐसे प्रश्न पूछता है। राज्य सूची की बात कर ले तो इसमें दिए गए सूची में है ना, जो कानून बनाते हैं राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सूची में भी ध्यान रखना। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 जो है विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 है, कम कर दिया गया राज्य सूची में। कुछ विषय ध्यान रख लीजिए, पूछ लेता है, जैसे शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य जो केंद्र सब होता है ना, ये सब जो है आप देख सकते हो राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग भी राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। मैं मेंशन भी करती हूँ कि इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर प्राथमिकता केंद्र सरकार के कानून को दी जाती है, आप सबको पता होना चाहिए। तो संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय इसमें 47 विषय थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में 52 है ना। समवर्ती सूची का कुछ प्रमुख जो विषय है जैसे दीवानी और फौजदारी कानून प्रक्रिया, ये पूछता है, ये समवर्ती सूची का विषय है। विवाह तथा तलाक, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। उसके बाद बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन, ये सब किसका विषय है भाई, समवर्ती सूची का विषय है। अगला यहाँ पे देख लीजिएगा 8वीं अनुसूची, तो भाई भारतीय संविधान में 22 भाषा है ना, उसके बारे में उल्लेख करता है। तो इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन यहाँ पे 1967 में 21 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को ना, सिंधी को जोड़ा गया था। उसके बाद 92 में एक संशोधन हुआ था, 1992 में 71 नंबर का संविधान संशोधन, इसमें कुकनी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद फिर से 2003 में एक संशोधन हुआ था, 92 नंबर का संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 22 भाषा है भारतीय संविधान में। 9वीं अनुसूची में क्या है भाई, यहाँ से प्रश्न पूछता है। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान रखना कि भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसको जोड़ा गया था, मतलब कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें भूमि, जमींदार, उन्मूलन एवं न्यायिक प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। तो बेसिक से बातें ध्यान रखना। और वर्तमान में देखा जाए इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कुछ बेसिक बातें आप चाहो तो इसे रीड कर लेना एक बार। 10वीं अनुसूची क्या है भाई, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था ना, 52 नंबर का, तो उसमें यह जो है जोड़ा गया था और ये दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं में क्या है, तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा 73वें नंबर का संविधान संशोधन 1993 में, कब, तो 1993 में हुआ था। अच्छा, कई जगह ना आपको लिखा रहेगा 73 नंबर का संविधान संशोधन 1992 लिखा रहता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग समय में लागू किया गया इसे। तो संसद ना 1992 में, कब, तो 1992 में पारित किया था, लेकिन विभिन्न राज्यों में इसे अलग अलग तारीख में लागू किया गया। तो बहुत सारे राज्य में जो है 1993 में लागू किया गया था, इसलिए कई बार एग्जामिनर आपको 1993 देता है, कई बार 92 देता है, तो 92 भी टिक कर सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन ये 73 नंबर का संविधान संशोधन था ना, ये 11वीं सूची में जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज संस्थाओं का कार्य करने के लिए 29 विषय का प्रावधान किया गया था। तो सीधे तौर पर बोल सकते हो कि ये पंचायती राज से संबंधित है, माइंड में रखिएगा। 12वीं है भाई, देखो ये क्या कहता है, जरा सा देख लीजिएगा। तो ये इस अनुसूची को ना कितने नंबर का, तो 74 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, इसमें जोड़ा गया था। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय इसमें शामिल किया गया था। तो खासतौर पर इसमें नगरीय योजना, सड़क, पुल, पर्यावरण संरक्षण, नगरीय निर्धनता को उन्मूलन से संबंधित प्रावधान है। और इसमें क्या है भाई 11वीं में, तो अभी मैं आपको बोला ना, ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास एवं बाजार मेला, पुस्तकालय, मत्स्य उद्योग आदि के बारे में इसमें प्रावधान किया गया। गलती मत करिएगा। अब एक पॉइंट यहीं पे हम लोग कवर कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पूछ लेता है क्वेश्चन। तो रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया भारत में। हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। और जम्मू कश्मीर की बात करो तो इसे विलय पत्र के हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया, माइंड में रखिएगा। अगला है भाई, अच्छा मैं थोड़ा सा आपको भारतीय संविधान की भाग भी पढ़ा देता हूँ। भाग से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, भारतीय संविधान की भाग बता देता हूँ। जो 22 भाग है ना, उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा और बार बार उसको देखिएगा ताकि याद हो जाए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, माइंड में रखना, भारतीय संविधान की भाग, और यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछता है और पूछा भी गया है एग्जाम में, माइंड में रखिएगा। तो आप सबको पता है कि भारतीय संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है। आर्टिकल कितना है भाई, 395। भाग जो है यहाँ पे 22 है, और अनुसूची जो आप देखेंगे ये आपको याद होना चाहिए 12 है ना। तो जो 22 भाग है, तो देख सकते हैं पहला भाग में कितने अनुच्छेद है और क्या प्रावधान है, ये पूछता है ना। तो इसमें क्या है भाई, जरा सा देख लो, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इसमें संघ एवं राज्य के बारे में प्रावधान करता है, मतलब कि 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में प्रावधान करते हैं। और इसमें अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक है। दूसरा भाग है नागरिकता, और इसमें अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 5 से 11 है। तीसरा भाग है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान है, और अनुच्छेद 36 से 51 है। भाग 4 का क में क्या है, 4 का क है, इसमें क्या प्रावधान है, तो मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद इसमें एक ही है, 51 ए या 51 का क।
भाग 5 में क्या है भाई, केंद्र के बारे में है, केंद्र सरकार के बारे में। और अनुच्छेद 52 से 151, भाग ये 5 है, माफी चाहता, ये भाग 5 था, और ये भाग 6 है। भाग 6 में राज्य के बारे में है, और इसमें अनुच्छेद 152 से 237 है, 152 से 237। अगला है भाग 8, इसमें यूटी के बारे में है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। और कौन सा अनुच्छेद है भाई, तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अभी कितना यूटी है, 8 यूटी है, तो और है ना, 8 भाग 8 में 8 यूटी के बारे में ऐसे भी याद रख सकते हो। पंचायती राज के बारे में जो प्रावधान है भाई, अनुच्छेद 243। अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को मन में रहता है, मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ और बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा, भाग 7 जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा भाग 7 नहीं बताएगा, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, निरस्त। और ये कौन सा अनुच्छेद था, इसमें कितने लोग बता सकते हो, बिल्कुल 238 होगा, 238 अनुच्छेद था, इसे निरस्त कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत निरस्त किया गया भाई, बता सकते हो, बिल्कुल 7वां है ना, 7वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, कब हुआ था भाई, तो 1956 में, उसी के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। अगला है यहाँ पे भाग 8, तो 8 जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में प्रावधान करता है। भाग 9 जो आप देख सकते हो, भाग 9 ये पंचायती राज से संबंधित है, और इसमें ध्यान रखना अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 का ना 1 से लेके यहाँ पे कर सकते हो 15, इसमें जैसे 143 का ए बी सी करके ऐसे रहता है, इसमें 15 मतलब 1 से 15 माइंड में रखिएगा, तो 243 का ओ तक है, ए से लेके, यहाँ से ए से लेके ओ तक, मतलब आपको पता होना चाहिए। ये ए का स्थान क्या है, 1 आता है, और ओ का 15 आता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो ए से ऐसे भी ध्यान रख सकते हो 243, ए से लेके 243 ओ तक है, ऐसे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि याद रहे। ये जो नगरीय निकाय है, आपको पता है कि ये अनुच्छेद 9 का ए, नगरीय निकाय या नगर पालिका बोल सकते हो, नगर पालिका, ध्यान रखिएगा। तो भाग 9 का ए में प्रावधान किया गया है, और 243 अनुच्छेद 243 ऐसे ध्यान रख सकते हो कि 243 का ना कहाँ से कहाँ तक, अब 1600 होगा, तो यहाँ पे 1600 से लेके 35 तक, मतलब पी से लेके जेड जी तक रहता है, तो यहाँ पे 1635 तक ध्यान रखिएगा। अगला है भाई 9 का बी सहकारिता के बारे में प्रावधान है, और इसमें अनुच्छेद कितना है, तो 243, यहाँ पे लिख दिया 243 कहाँ तक, तो आप लिखिएगा 35 से लेके 46 तक, ऐसे ध्यान रखिए, लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद 10 में क्या है भाई, तो 10 में अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है, और 244 से लेकर 244 का ए तक है, अनुच्छेद 244 से लेकर 244 ए तक है इसमें। तो इतना ध्यान रखना कि 10 में SC ST के क्षेत्र के बारे में प्रावधान करता है, क्षेत्र है। अब अनुच्छेद यहाँ पे आप देख सकते हो, भाग है ना, भाग 11 में क्या है भाई, तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध को दर्शाता है, आपको पता होना चाहिए। तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में प्रावधान है, तो संघ और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंध कैसा होगा, उसके बारे में प्रावधान करता है, अनुच्छेद 245 से 263 तक है। भाग 12 में है संघ और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध, तो वित्तीय ऐसे ध्यान रखना कि 12 वित्तीय से संबंधित है, और संघ और राज्य के मध्य, और ये अनुच्छेद कौन सा है भाई, 264 से 300 ए तक है। भाग 13 राज्यों के मध्य अगर व्यापार करना है, व्यापार वाणिज्य, तो आप ये भाग 13 व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, और ये 301 से 307 तक है। भाग 14 केंद्र और राज्यों के अधीन सेवा, है ना, जैसे UPSC BPSC आप पास करके जाते हो, तो भाई आपको सेवा देना है, तो भाग 14 के तहत अनुच्छेद कितना, तो 308 से 323, 308 से 323। 14 का ए क्या है भाई, न्यायाधिकरण के बारे में प्रावधान है, ये 14 का ए है। और इसे भी जो आप देखेंगे तो 42 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था ना, किधर भाग था, ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें जोड़ा गया था ये वाला अनुच्छेद 323 का ए से लेकर 323 का बी है, भाग 14 का ए, इसमें न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329 ए तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है, SC ST के लिए, तो SC ST के लिए विशेष प्रावधान है, और अनुच्छेद 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा है, 343 से 351 है। आपातकाल जो है भाग 18 में है, 352 से 360 तक है। परिकीर्ण की बात करें 361 से 367 है भाग 19 में, और भाग 20 में है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, 368 अनुच्छेद 1 भाग 21 में अस्थायी प्रावधान है, 369 से 392, और भाग 22 में संक्षिप्त नाम और हिंदी अनुवाद से संबंधित है, 393 से 95। अगला चैप्टर है आपके सामने संघ, यहाँ पे से देखिएगा संघ, एक मिनट, हाँ क्या नाम है इसका, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें कहानी शुरू हो जाता है आर्टिकल का 22 जो भाग है ना भाई, तो ये भाग 1 में आता है ना, भाग 1, और आर्टिकल जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसी में क्या है, तो 28 राज और 8 जो है यूटी के बारे में प्रावधान है, ऐसे बोल सकते हो, है ना। तो अब यहाँ पे देखो प्रश्न क्या पूछता है, तो कहता है ये जो है भाई संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में अनुच्छेद 104 के अंतर्गत भारतीय संघ उसके राज्य क्षेत्रों का इसमें वर्णन किया गया है ना, भाग 1 में है, ध्यान रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। अब इसमें मैंने आपको बोला कि इसमें 1 से लेके अनुच्छेद 4 होगा, 1 से लेके 4 अनुच्छेद होगा। तो जो पहला अनुच्छेद कहता है कि इंडिया जो कि भारत है ये राज्यों का संघ है, मतलब कि एक बार अगर भारत में कोई भी देश या कोई बाहरी राज्य मतलब देश मिल जाता है
तो अलग होने का कोई प्रावधान है, अलग नहीं हो सकते हो, अनुच्छेद 1 कहता है साफ साफ, है ना। तो बस इतना ध्यान रखना। या ऐसे भी बोल सकते हो कि जो भारत में अभी 28 स्टेट है और 8 यूटी है ना, अगर ये चाहेगा कि हम भारत से अलग हो जाएंगे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। तो भारत अर्थात राज्यों का संघ है, इसके राज कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता, अनुच्छेद 1 कहता है। बाकी चीज़ें आप चाहो तो ये माइंड में रख सकते हो, लिख भी दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, ये यूनियन और फेडरेशन दोनों में क्या अंतर है ना। तो देखो भाई, ये जो यूनियन है ये राज्यों को अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं देता है, और भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। राज्य किसी समझौता का परिणाम नहीं है, और ये जो फेडरेशन है इसमें यूएसए का आता है ना, अमेरिका का संविधान। तो राज्य को अलग होने का पूर्ण स्वतंत्रता होता है, और राज्य किसी भी समझौता का परिणाम नहीं है। तो बेसिक बातें हैं, बाकी ये चीज़ें और आगे मेंशन भी कर दूँ, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, बस अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो जो काम का है वही बताऊँगा, क्योंकि 90 मिनट में करवाना है ना, समझ रहे हो। अनुच्छेद 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 साफ साफ कहता है कि अगर कोई बाहरी देश है और इंडिया में मिलना चाहता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि संघ में बाहरी राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, और ये शक्ति संसद में, संसद के पास है, ठीक है ना, संसद में निहित है। इसमें राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद ऐसा कर सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है ना। तो मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि अगर मान लो कि नेपाल चाहेगा कि भाई हमें इंडिया में आके मिलना है, तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत आएगा, अनुच्छेद 2 के तहत। अब जाइए, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अच्छा, एक चीज़ लोगों के मन में डाउट रहता है कि सर इसमें तो संशोधन करना पड़ेगा, तो 368 होगा, नहीं, इसे 368 से बाहर रखा गया है, और 368 के थ्रू जो भी कार्य होगा तो जाहिर सी बात है इसमें राष्ट्रपति की अनुमति होता है। और 368 ध्यान रखिएगा ना, अनुच्छेद 368, दोबारा सुनिए, अनुच्छेद 368, या फिर ऐसे बोल सकते हो जिसको अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। तो जो संशोधन 368 में के थ्रू होगा तो उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, राष्ट्रपति का उसमें। तो इसे राष्ट्रपति से बाहर रखा गया है, मतलब कि अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया, तो इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति की इसमें जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, मतलब कि भारत देश के अंदर जो भी परिवर्तन करने हैं, राज्य को यूटी बनाना है, यूटी को राज्य बनाना है, तो ये सारे काम जो है संसद कर सकते हैं, इसमें भी राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत देश के अंदर जो भी कार्य करना है, नाम में परिवर्तन, यूटी से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना दो, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दो, ये सब जो है आप अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हो। बहुत आसान है, याद रखना, बस देख लो ना, वीडियो याद हो जाएगा। हालांकि लिख भी दिया हूँ, देख लो भाई। राज्य को बढ़ा या घटा सकती है, आगे कहता है राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है भाई, देख लो यहाँ पे। तो अनुच्छेद 4 कहता है साफ साफ, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद जो 3 आपने देखे हैं ना, तो उसमें जो भी संशोधन होगा तो संसद को जाहिर सी बात है राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि इसे 368 से बाहर रखा गया है ना। तो बस इतना ध्यान रखना कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कार्य होगा उसमें संसद की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा, सॉरी संसद की जरूरत पड़ेगा, संसद की अनुमति, राष्ट्रपति के बिना अनुमति से संसद ये काम कर सकता है, क्योंकि ये अनुच्छेद 4 अधिकार देता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, जब अनुच्छेद 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, राज्य को यूटी बनाएगा या फिर यूटी को स्टेट बनाएगा, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। जिसे 368 में रखा जाता है ना भाई, उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होता है, इतना ध्यान रखना। तो यही चीज़ है 4 में। अब यहाँ पे देसी रियासत क्या था भाई, तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा क्षेत्र जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शक्ति नहीं था उसके ऊपर, बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे, है ना। तो जाहिर सी बात है, तो ये जो रियासत के लोग जो थे तो उन्हें 3 ऑप्शन दिया गया, बोला कि या तो आप पाकिस्तान में मिल जाइए या भारत में मिल जाइए, अन्यथा स्वतंत्र देश बनाइए, है ना। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आप सबको पता होना चाहिए उसमें कितने, तो 500, दोबारा सुनिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें 9 प्रांत और लगभग 552 बोल देगा, 552 जो है देसी रियासतें थी, और 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन, समझ लो ना, फेडरेशन जो मैं समझाया हूँ, बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार, एक व्यक्ति का नाम बहुत आता है जिसे हम लोह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हम लोग ऐसा ही उसे लोह पुरुष नहीं कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे क्या भाई, तो यूनियन बनाए, और ये चीज़ करने में सफल भी। तो इस कामों में 3 लोगों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक नाम आपको ध्यान, सरदार पटेल, दूसरा
BV मेनन और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को क्रमशः, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा भारत में लाया गया, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो का नाम जरूर सुना होगा, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद मिलाया गया था। ठीक है, क्योंकि बाकी जो था ये सब तो मिल गया, लेकिन 3 बहुत ज़्यादा सर दर्द बना हुआ था, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अब यहीं से नए राज्य गठन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। तो नए राज्यों के गठन हेतु प्रमुख समिति, तो पहला जो था वही ध्यान रखिएगा, एस के धर आयोग, जून 1948। तो ये जो एस के धर आयोग का गठन किया गया 1948 में, तो भाषाई के आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 ईस्वी में एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। ठीक है ना, इन्होंने क्या बोला था भाई कि भाई राज्यों का पुनर्गठन भाषाई के आधार पर ना होकर क्या हो, प्रशासनिक आधार पे हो। यहाँ पे लिख दिया हूँ। और देखो एस के धर के बारे में और भी मेंशन कर दिया, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ये सारी चीज़ें माइंड में रखिएगा। तब अब कौन आएगा भाई, तब दिसंबर 1948 ईस्वी में JVP, ध्यान रखना, JVP समिति ने एस के धर आयोग को समर्थन किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बोला था, इसमें कौन था, JVP जो समिति थे भाई, उसमें तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। तो ये लोग भी, ये जो धर आयोग थे भाई, इन्होंने जो मना किया था कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर। अगर ऐसा होगा तो यार भारत में अलग अलग राज्य है, अलग अलग लोग, ये सारी चीज़ें होगा, भाषा बोलेंगे, फिर चीज़ों को करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा, है ना, सबके लिए फिर अलग से कानून बनो, कई सारी चीज़ हो जाएगा। तो इन्होंने बोला कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, और JVP समिति ने इनको सपोर्ट किया था कि हाँ ये सही बोल रहे हैं। कई बार प्रश्न पूछ देता है कि JVP समिति ने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था भाई, तो ये 1949 ईस्वी को सौंपा था, ध्यान रखिए। और ये भी अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक घटना हो गया है, ये होने के बाद जब JVP समिति ने भी अपना रिपोर्ट सौंपा और वहाँ पे देखा कि भाई उसमें भी भाषा के आधार पर कोई जिक्र नहीं है, तो नोट लिख दिया हूँ, जरा सा देखिए, यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। तो इन आयोग की प्रतिक्रिया के स्वरूप दक्षिण भारत में क्या हो जाएगा, अनशन प्रारंभ हो जाएगा, और 156 दिन के अनशन के बाद एक व्यक्ति का, जो कि कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, इसका नाम था पुट्टू, ध्यान रखिएगा, इसका नाम था पुट्टू, थे ना, पुट्टू श्री रामुलु की मृत्यु हो गया। अब मृत्यु हो गया तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद जनता में आक्रोश हो जाएगा, एकदम खूब हड़ताल होगा। तो फाइनली क्या कर लेगा, इस लाइन को देखिएगा, लिख देता हूँ डेट, 1 अक्टूबर, है ना, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में देखा जाए, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए, कौन से तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश, जो यहाँ पे देख रहे हो ना, आंध्र प्रदेश जो ऊपर में है, तमिलनाडु से ऊपर में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो प्रश्न पूछता है, यहाँ पे नोट वाले चीज़ लिख दिया हूँ, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला ये प्रथम राज्य था, है ना, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था भाई, ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, माइंड में रखिएगा। अब फजल अली आयोग, कौन नहीं जानता है इन्हें, इसके बारे में बहुत अच्छे से, हालांकि जो भी चीज़ अभी तक बताया हूँ, एक भी चीज़ नहीं छोड़ सकते, सब परीक्षा में पूछा गया है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे मेंशन भी करते हैं कि 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग को, ध्यान रखिएगा, जो कि फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट कब, तो 1956 ईस्वी को सौंपा था, भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए मान्यता दे दिया था। तो पूछता है कि भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन से आयोग है, तो फजल अली आयोग, ध्यान रखिएगा, पूछता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश का गठन तेलुगु भाषा के रूप में किया गया। इस कारण अन्य राज्यों ने भी भाषा के आधार पर क्या बोला कि भाई राज्य के पुनर्गठन मांगने लगेगा तो उठने लगेगी। तो इसलिए 1853 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। जो बताओ अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे, और सदस्य इनके थे भाई KM पन्नीकर, और दूसरे व्यक्ति थे हृदय नाथ कुंजरू। और इस आयोग ने जो चीज़ बोला वही लिख दिया, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का ना पुनर्गठन किया और एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को ठुकरा दिया। ये भी बोला कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगा, उसे ठुकरा दिया। फिर 7वें संविधान संशोधन के तहत हुआ ये 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन जो इस प्रकार है। यहाँ पे जो है 14 राज्य ये था और 8 जो है, सॉरी 6 जो यूटी था उस समय केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे ये आपको दिखेगा। हालांकि वर्तमान में आप सबको पता है कि 28 राज्य और 8 यूटी है अभी प्रेजेंट टाइम में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और कब पढ़ा रहा हूँ, तो भाई जनवरी 2026 में पढ़ा रहा हूँ, मिड में, है ना, तो ध्यान रखना। देखो इस लाइन को ध्यान रखिएगा, फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपने देख लिया। तो प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन जो है राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, तो फजल अली आयोग टिक करिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि 1956 के बाद राज्य और संघ राज्य को, देखो 1960 में बम्बई से मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात का गठन हुआ और इस प्रकार गुजरात भाषाई आधार पर 15वां राज्य बना। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन 1961 में, कब 1961 में दादर एवं नगर हवेली को संघ राज्य बनाया गया। गोवा, दमन और दीव को कौन सा, तो 12वें संविधान संशोधन 1972 द्वारा इन्हें संघ राज्य का दर्जा दिया गया और 1987 में गोवा पूर्ण राज्य जो कि 25वां राज्य बना, तो पूर्ण राज्य बन गया था। 1962 में पुदुचेरी को, है ना, शासित प्रदेश बना गया। 1963 में नागालैंड का गठन नागा पहाड़ी तथा असम के
तो वह एक शांग क्षेत्र को सम्मिलित करके किया गया। नागालैंड 16वां राज्य बना था और 1966 में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ का गठन और पंजाब राज्यों से अलग किया गया। हरियाणा का 17वां राज्य था, हिमाचल प्रदेश 18वां था। और 1972 ये भी पूछता है ना, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय का गठन किया गया। तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में ये कई पूछा गया, बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है ना। तो 1972 में मणिपुर 19वां बना, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां। उसके बाद होता है 23वें नंबर का 35 नंबर का संविधान संशोधन होता है कब 1974 में। और सिक्किम को ना संबंध राज्य का दर्जा जो है दिया गया। और आप देखेंगे तो 36 नंबर का संविधान संशोधन 1975 में होता है और यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया सिक्किम को और 22वां राज्य बन गया। फिर 1987 में देखिएगा तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बना दिया गया। तो मिजोरम 23वां, आंध्र प्रदेश 24वां और गोवा 25वां राज्य बना। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य बना। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 का 27वां राज्य बना। झारखंड 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य बना। 2014 में तेलंगाना को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तेलंगाना 29वां राज्य बना था। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर था ना एक राज्य, तो अब यूटी बन गया, तो ये 28 हो गया इसकी संख्या। यहाँ पे लिख भी दिया 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और 2020 में दमन दीप तथा नगर हवेली को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 8 यूटी हो गया अभी और 28 राज्य है ना। तो यहाँ पे लिख भी दिया हो, देख लीजिएगा। ये कुछ राज्यों के नाम में परिवर्तन जो किया गया था ये है भाई, आप चाहो तो देख सकते हो वीडियो पॉज करके। चलो अगला जो चैप्टर है, चूंकि मैं फास्ट में करवाऊंगा, ये क्विक रिवीजन सीरीज है, बाकी फाउंडेशन बैच में तो एकदम डुबा के पढ़ाया ही हूँ। चलो भाई अब यहाँ पे देख लो इसे, क्या नाम है इसका, 5वां चैप्टर है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 5 से 11 में प्रावधान है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ भाई, चैप्टर का नाम ही है नागरिकता, सिटीजनशिप। अब यहाँ से कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है भारत के कौन से संविधान में है, तो भाग 2 में और अनुच्छेद 511 में प्रावधान किया गया है। डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न पूछता है, माइंड में रखिएगा। नागरिकता क्या है थोड़ा सा देख लो, काहे बोलेगा नहीं बताया। देखो, लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। नागरिकता व्यक्ति के दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार प्रदान करती है, जो कि विदेशियों को प्राप्त ये नहीं होता है ना, ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद, चूंकि हमें 5 से 11 यहाँ पे पढ़ना है, तो ये देख लेते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। ये 5 है भाई, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 5 है आर्टिकल 5। तो अनुच्छेद 5 कहता है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय, तो भारत देश के अंदर जो भी लोग थे उन्हें नागरिकता सबको प्राप्त हो गया देश आज़ादी होने के बाद। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है जो लोग देश के अंदर है उन्हें नागरिकता प्राप्त किया जाए। वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ कि संविधान की प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक व्यक्ति इस देश की नागरिक है ना, ये है इस देश की नागरिक समझा जाएगा जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है तथा उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो एवं वह 5 वर्षों तक भारत में निवास किया हो। तो ये सारे कंडीशन था, अभी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अनुच्छेद 6 क्या कहता है भाई, तो अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे, मतलब कि 19 जुलाई 1948 के बाद, तब नागरिकता नहीं मिलेगा, है ना। तो संविधान बनने के बाद आओगे तो नागरिकता नहीं मिलेगा, और ये अनुच्छेद 6 कहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देखिएगा ना, एक शब्द ये यूज करता है ना, प्रवर्जन, ध्यान रखना। तो कह रहा कि पाक से भारत को प्रवर्जन, मतलब कि वहाँ से आता है लोग, है ना। मान लो कि गलती से मन हुआ कि हम पाकिस्तानी चले जाते हैं, फिर मन हुआ कि नहीं हम भारत जाते हैं, है ना। तो संविधान बनने से पहले अगर वो आ गया तो भारत की संविधान मिल गया, वही चीज़ मैं मेंशन कर दिया हूँ। और ये चीज़ और मेंशन किया हूँ, ध्यान रखना कि पाक से भारत को प्रवर्जन करने वाला व्यक्ति संविधान की प्रारंभ की तारीख से इस देश का नागरिक समझा जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो तब, और ये 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आना चाहिए। अब 7 क्या कहता है भाई, देख लो। तो ये 7 कहता है कोई व्यक्ति गलती से भारत से पाकिस्तान चले गए हो, गलती से मतलब कि स्वतंत्रता के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ ना, तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान कोई भी व्यक्ति चले गए हो, जो संविधान बनने से पहले लौट के आ गए, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। और ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में दिया गया है, लिख भी दिया हूँ। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन, है ना, प्रव्रजन का मतलब चला गया हो, तो संविधान बनने से पहले आ गया तब तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद आओगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अनुच्छेद 7 कहता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हो, दोबारा सुनिए, यहाँ पे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है भाई। देखो, अनुच्छेद 7 साफ साफ कहता है कि पाकिस्तान से स्वतंत्रता के बाद, अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान से भारत चले गए हो और संविधान लागू होने से या संविधान बनने से पहले अगर भारत लौट के आ गए तब तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन संविधान बनने के बाद अगर पाकिस्तान गया तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी। वही लाइन यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब कि भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन किया तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर ऐसे करते हो तो आपको नागरिकता नहीं दी जाएगी, वही लिखा हूँ। अब ये दोहरी नागरिकता को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 5, 6
एवं 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 5, 6, 8 के अधीन आने वाले व्यक्ति भारत का नागरिकता नहीं रहेगा यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है, तो अनुच्छेद 9 कहता है। वो तो बेसिक बात है। अब देखो यहाँ पे 8 देख लो भाई, तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भाई अगर आप विदेश जाते हो नौकरी के लिए, विदेश भ्रमण के लिए, अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अगर आप दूसरे देश जाते हो, है ना, आप भ्रमण के लिए जाते हो या नौकरी करने के लिए जाते हो, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगा, है ना। साफ साफ कहता है कि विदेश भ्रमण, अनुच्छेद 8 कहता है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगा। और वही से यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो, माइंड में रखिएगा। अनुच्छेद 9 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 9 कहता है अगर आप घूमने गए, वहां पे दूसरे देश गए कमाने या घूमने, जो भी करने, या फिर अगर आपको लगता है कि हमें भारत में नहीं रहना है, उस देश की नागरिकता ले लेना है, बहुत अभी पलायन हो रहा है वैसे इंडिया से, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जा रहे हैं, लोग नहीं बड़े बड़े अमीर जा रहे हैं, तो रोकना चाहिए भाई, ऐसे प्रावधान करना चाहिए। क्या करे, लोग मजबूर है, उनका मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश, कोई विदेशी राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये कहता है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, तो नागरिकता के अधिकारों का ये बना रहेगा। अनुच्छेद 10 जो है आपकी नागरिकता के अधिकार बना रहेगा। 11 क्या कहता है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। ये पूछता है कि किसमें, कौन से अनुच्छेद में ये प्रावधान है, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है, तो अनुच्छेद 11 में है। आइए थोड़ा सा लगे हाथ है, हम लोग यहीं पे एक बार चर्चा करते हैं, नागरिकता से संबंधित अधिनियम को देख लेते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, नागरिकता समाप्त जो हो जाएगा कितने तरीके से, 3 तरीके से आप अपने नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। त्याग करने से, अपनी स्वेच्छा से त्याग कर सकते हो, परिवशन से, मतलब दूसरे देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं तो, और देशद्रोह अगर घोषित किए जाते हैं तो हो जाता है। नागरिकता प्राप्त 5 विधि से कर सकते हैं, जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और अर्जित क्षेत्र के द्वारा। तो जन्म से कैसे नागरिकता ग्रहण किया जा सकता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, तो कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेता है, तो उसके जन्म के समय उसके माता या पिता भारत का नागरिक है, माता पिता भारत का नागरिक है, तो वह देश का नागरिक होगा। ये जन्म से जाहिर सी बात है, तो माता पिता अगर है वो भारत का, तो आप नागरिक होंगे। ये दूसरा क्या कहता है, वंशानुगत द्वारा कैसे होता है, यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर जन्म लेता है, ये नाम से पता चल रहा होगा, तो भारत से बाहर जन्म लेता है, उसके जन्म के समय उसके माता पिता भारत का नागरिक है, तो वह देश का नागरिक होगा। तो जाहिर सी बात है, वे वंश से हो रहा है तो होगा, माता पिता है तो बच्चे तो होंगे। पंजीकरण द्वारा, तो भारत के व्यक्ति से यदि कोई महिला विवाह करती है ना, कोई अगर पुरुष है भारत का, महिला कोई दूसरे देश का है, तो ये नागरिकता ले सकती है। तो पंजीकरण वाला भी पूछता है बहुत ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति भारत का है ना, और किसी विदेशी महिला से शादी करता है, तो व्यक्ति तो भारत का है, तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। देशीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है भाई, अगर देशीकरण से अगर आप नागरिकता ग्रहण करोगे ना, तो आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सबको पता है कि 8वीं अनुसूची में भी आपने देखा था, भारतीय संविधान में 22 भाषा था, तो 22 में से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। हालांकि मैं लिख भी दिया हूँ, देख सकते हो। तो समझ सकती, अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता, पागल नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना पड़ेगा ही। उसके बाद भारतीय भाषाओं में से किसी एक का जानकार होना चाहिए। जो 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है ना, पूछता है जिस देश का वह है, तो उस देश की नागरिकता त्याग अगर कर दिए हो तभी होगा। उस देश से भी उस देश में देशीकरण विद्यमान हो। अगला पॉइंट देख सकते हैं, वह कम से कम भारत में 12 साल निवास किया हो, तब आप देशीकरण के द्वारा भारत में नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ये सब प्रावधान किया गया था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से संशोधन हुआ, आगे चल के चर्चा करेंगे। अगला है यहाँ पे क्षेत्र अर्जित करके भारत का, ये 5वां है कि क्षेत्र अर्जित करके भारत में नागरिकता ले सकते हैं। कहना कि यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः जो है भारत की नागरिकता ग्रहण हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से माइंड रखना। अब देखो, एकल नागरिकता का प्रावधान क्या है भाई, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है ना, ये क्या कहता है जरा सा देख लीजिए। तो कह रहा है कि पूरे भारत के लिए एक नागरिकता है ना। राज्य की अपनी मतलब कि अपनी अलग से नागरिकता नहीं होगा। देखेंगे ना, पैन कार्ड जो बनाते हैं तो पूरे देश में वैल्यू होता है, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं तो पूरे देश में वैल्यू होता है, आधार कार्ड बनाते हैं तो पूरे देश में वैल्यू होता है ना। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में किसी राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास कर रहे व्यक्ति है या भारतीय है उनको। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, मतलब राष्ट्र के लिए अलग नागरिकता और राज्य के लिए अलग है नागरिकता। अब देखो यहाँ पे नागरिकता में संशोधन हुआ था, अलग अलग संशोधन हुआ था भाई, ये देख लेते एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिला। तो संशोधन अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 धार्मिक समुदायों, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, विदेशी जो है, ये जो 6 अल्पसंख्यक है ऐसे बोल सकते हो, तो विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाता है। अब यह उन लोगों पर लागू होगा जो अपने अपने देशों में धर्म के आधार पर किस चीज़ से, तो प्रताड़ना के कारण या ऐसी प्रताड़ना भय से भारत में शरण लिए हुए हैं। तो 31 दिसंबर 2014
के पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, तो नागरिकता के लिए कहीं ना कहीं प्रावधान किया गया। फ्रेंड्स, अगला चैप्टर हम लोगों का है, यहाँ पे देख लेते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अगला है भाई मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रावधान है। कई बार डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार का प्रावधान भारत के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो भाग 3 में और अनुच्छेद 1235 में किया गया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ बेसिक बातें। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मूल अधिकार वे अधिकार है जो किसी व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास हेतु अनिवार्य है, और इन अधिकारों को राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है, मतलब कि आपकी नागरिकता अगर कोई हनन करने का कोशिश करता है तो आप एलिजिबल है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको भारत की संविधान आप अधिकार देता है, ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक बातें लिख दिया हूं, जरा सा देखिए लीजिए। तो राज्य के अंतर्गत, राज्य का मतलब होगा कि राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं, और ये अनुच्छेद 12 कहता है, ठीक है। डिटेल में नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं ना, तो अनुच्छेद 12 ये कहता है। अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान है, मन में क्वेश्चन आएगा, मैं बोल देता हूं, सुन लीजिएगा। यदि हमारे मूल अधिकारों को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, मतलब कि इनकी अल्पीकरण हो सकती है, अनुच्छेद 13 कहता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां से प्रश्न भर भर के आता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 35 यहाँ पे मेंशन कर दिया हूं। 12 और 13 आपने समझ लिया ना, बस समझ के इतना समझिए ना। तो इस चार्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे 6 जो मौलिक अधिकार है प्रेजेंट टाइम में, आप कौन कौन सा है। पहला समता एवं समानता का अधिकार, या समानता का अधिकार भी ध्यान रख सकते हो, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में प्रावधान किया गया है। तो यहीं से प्रश्न पूछता है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितने प्रकार की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है भाई, 6 प्रकार। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरोध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको मैं बता दूं, ये जो संपत्ति का अधिकार पहले आप देखेंगे तो 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो संपत्ति का अधिकार को ना अब क्या कर दिया गया है, मौलिक अधिकार से हटा करके इसे बाहर कर दिया गया है। कितने नंबर का संविधान संशोधन के तहत, तो 44 नंबर का 44वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है ना, और उसमें अनुच्छेद 31A और 19 का जो च था उसे हटा करके संपत्ति के अधिकार में रख दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख भी दिया, अनुच्छेद 19 का च और 31 में संपत्ति का जो अधिकार था, उन्हें 44 नंबर के संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके अब संपत्ति के अधिकार में 300 में, अनुच्छेद 300 का क में रखकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और भाग 12 में रख दिया गया है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो कई बार इसी लाइन से डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है, इस लाइन से माइंड में रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मूल अधिकार व कानूनी अधिकार में अंतर। तो देखो भाई, मूल अधिकार के छीने जाने पर आप सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं, किंतु कानूनी अधिकार के छीन जाने पर केवल आप हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में ही जा सकते हैं। देखो भाई, मूल अधिकार को भाग 3 से निकाला जा सकता है, लाइन को समझिए, मूल अधिकार को भाग 3 से निकाला जा सकता है, किंतु इसे संविधान से नहीं निकाला जा सकता है। कानूनी अधिकार को संविधान से निकाला जा सकता है, समझ रहे हो ना भाई। अनुच्छेद 12 वाला तो आपने देख लिया। अब आइए एक एक करके हम लोग अनुच्छेद 12 को, अनुच्छेद 13, 14, 15, तो आपको बता दें कि मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, तो सारे अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 12 ये राज्य की परिभाषा देता है ना, राज्य शब्द के बारे में बताता है, राज्य क्या है अभी आपने ऊपर में देखा। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शामिल है, संघ की सरकार है ना, संघ की संसद, राज्य की सरकार, राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी समझ रहे हो, जिसमें नगर पालिका, जिला मंडल, पंचायतें, ये सब आ जाता है। अनुच्छेद 13 कहता है भाई कि मूल अधिकारों को असंगत या इनका अल्पीकरण, उनको कम किया जा सकता है, अनुच्छेद 13 कहता है। 13 का 1 आप देख सकते हो, ये भी कई बार पूछ लिया गया है ना, 13 का 1, 13 का 2 भी, तो इसे आप देख सकते हो। तो कह रहा है कि 13 का 1 कहता है कि यदि मूल अधिकारों को मतलब कि असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां एक सीमा तक शून्य होगी। दूसरा कहता है 13 का दूसरा, राज्य द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकारों को कम या समाप्त कर सकती है। तो ये दोनों कहता है। अब देखो, ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो हाँ कर सकती है। प्रश्न पूछा गया था, इसे लिख दिया हूँ। संविधान की व्याख्या के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होते हैं या होने चाहिए, तो कम से कम 5 होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5। देखिए, मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित जो है अलग अलग यहाँ पे केस हुआ। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, तो 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम संघ के मामले में यह प्रश्न उठाया गया कि संसद मूल अधिकारों को संशोधित कर सकती है या नहीं। तो इस मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में
विहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान का संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में ये था मामला। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दूसरा ये प्रश्न पूछता है कि सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये बोला। अब देखो यहाँ पे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 क्या कहता है, तो ये कहता है कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि और इसमें आप देखेंगे तो 11 न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे थे और न्यायालय का यह निर्णय 6:5 के बहुमत से दिया गया था। तो बेसिक बात है यहाँ से ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं के बारे में आता है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार। 24वां संविधान संशोधन 1971 इंदिरा गांधी के समय संसद मूल अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ये कौन कहता है? 24 नंबर का संविधान संशोधन 1971। अब देखो भाई यहाँ पे आप देखेंगे तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तो 13 न्यायाधीश मतलब सबसे ज़्यादा, तो इसमें 13 न्यायाधीश सुनवाई कर रहे थे। तो न्यायालय का यह निर्णय कितना, तो आप देख सकते हो 7:6 के बहुमत से दिया गया। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, पर उनके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा क्या है कभी बाद में पढ़ाऊंगा, हालांकि फाउंडेशन में कंप्लीट करवा दिया हूँ, आप लोग समझ रहे हो और सभी लोग समझ भी रहे हो, मुझे पता है। अब अगला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या कहता है, जरा सा देख लो। तो संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन की वैधता को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद की संविधान संशोधन कोई परिसीमन नहीं होगा। अब अगला यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है कि मिनर्वा मिल्स बनाम जो है मतलब कि वर्सेस भारत संघ 1980 क्या कहता है। तो 5 न्यायाधीशों ने सुनवाई की और इसमें निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करके की जाने वाली उक्त व्यवस्था असंवैधानिक है तथा संसद संविधान में संशोधन के माध्यम से संविधान की मूल ढांचा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो भी कहीं ना कहीं यही बात बताया। तो ये कुछ बेसिक संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान था। तो कई बार प्रश्न यहाँ से अगर स्टेटमेंट देके पूछा जाए कि कौन से बनाम क्या क्या बोला, तो आप माइंड में रख सकते हो। 2-4 बार देखोगे ना वीडियो तो याद हो जाएगा। मैं इसलिए करो कि प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम करोगे ना, माइंड में रहेगा हमेशा। अब जो 6 मौलिक अधिकार था इसे हम लोग देखते हैं यहाँ से, भाई बहुत भर भर के पूछते हैं। तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार यहाँ पे आप देखो, समानता का जो अधिकार था, 6 मौलिक अधिकार में बताया था ना भाई, उसे रट लेना है, बार बार प्रश्न पूछता है वहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हो समानता का अधिकार 6 जो मौलिक अधिकार है। तो पहला जो है भाई समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष मतलब कि कानून के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि भाई कानून सबके लिए समान होना चाहिए और ये अधिकार संविधान आपको देता है। हाँ लेकिन कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे राष्ट्रपति व राज्यपाल के पद के दौरान न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो आप सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे संरक्षण है थोड़ा सा इन लोगों को, बाकी सबके लिए कानून समान होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, तो कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के स्थान पर जो है भाई भेदभाव नहीं किया जाएगा, प्रतिषेध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं ये कानूनी अपराध है यहाँ। लेकिन यहाँ पे भी कुछ अपवाद है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, नोट में मेंशन कर लीजिएगा। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, है ना। तो आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। तो ये सब थोड़ा सा इसमें है। तो मैंने देखिए, हालांकि मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, देख सकते हो। तो कह किसी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के जो स्थान होता है वो कुआं, तालाबों, है ना, स्नान घाटों, सड़क आदि पर किसी भी व्यक्ति को और किसी भी जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अभी भी यार लेकिन कहीं कहीं जगह मैं देख रहा हूँ होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बिल्कुल, चूंकि हमारे संविधान ने हमें अधिकार देता है ना, समानता के अधिकार। नोट में क्या है जरा सा देख लो। अनुच्छेद 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इनमें राज्य के विभिन्न संस्थानों में जैसे SC, ST, OBC लोगों को सीटों का आरक्षण दिया गया। तो वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। 15 का 5 में है 93 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, 2005 में जोड़ा गया। और इसमें केंद्रीय शैक्षणिक संस्था अधिनियम 2006 में IIM में OBC के लिए 27% का आरक्षण है। तो कुछ अपवाद है, तो आप देख सकते हो। अगला यहाँ पे है अनुच्छेद 16 लोक नियोजन से संबंधित। लोक नियोजन का मतलब होगा भाई सरकारी नौकरी में समानता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे तो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है ना। आप देखेंगे तो कुछ वर्ग के कैटेगरी को कहीं ना कहीं आरक्षण का प्रावधान है। तो जैसे बात होना चाहिए यार, ये जो है तो ठीक है। और ये उस आधार पर किया गया है, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनका ठीक नहीं है उस आधार पर, तो ठीक है। तो कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, राज्य के अधीन किसी सेवा में किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो 103 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, उसमें भी आप देखेंगे तो EWS कैटेगरी को भी 10% का आरक्षण किया गया। बाकी OBC का आरक्षण दिया गया ना, वो भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा अपवाद है। लेकिन सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर होना चाहिए और ये अनुच्छेद 16 आपको बताता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है भाई, अस्पृश्यता का अंत है। अब देखो भाई अनुच्छेद 17 क्या कहता है, यह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में छुआछूत का अंत किया गया है। और अगर ऐसा करते हो, छुआछूत करते हो कि भाई ये कहीं ना कहीं भाई ये
कानूनी अपराध है, आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। तो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित प्रावधान है। 18 क्या कहता है भाई, उपाधियों का अंत साफ साफ है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछता है भाई, ध्यान रखना। तो कह रहा है कि उपाधियों का अंत, किंतु यहाँ पे शिक्षा सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, शिक्षा सुरक्षा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि उपाधि रख सकते हैं। विदेशों से प्राप्त उपाधि रखने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर, कर्नल आदि। तो ये आप देख सकते हो भाई। तो उपाधियों का अंत 18 में किया गया है। तो ये क्या था भाई, समता या समानता का अधिकार 14 से 18 आपने देख लिया। आप देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार बहुत पूछता है, 1922 में दिया गया है प्रावधान। अनुच्छेद 19 क्या कहता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 19 का क, 19 का ख, ग, घ, न, छ, इस तरीके से। तो 6 है, ABCD से काउंट करोगे तो F तक है, माइंड में रखिएगा। तो अब देखो भाई, तो ये जो अनुच्छेद 19 का क जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क, इसमें में इसी में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता है ना, पूछता है क्वेश्चन, बोलने की स्वतंत्रता। उसके बाद आप देखेंगे तो झंडा लहराने की, पुतला जलाने की, है ना, ये सब स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। तो ये अनुच्छेद 19 का क कहता है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछता है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, तो 19 का क में है। बाकी एक बार इसे रीड कर लीजिएगा। आप सबको बताइए, कई बार यहाँ से डायरेक्टली ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो भाई ये भी देखेंगे तो 19 का क में ही है इनके अधीन। प्रत्याभूत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, जिसके अंतर्गत 3 तत्व शामिल किए गए हैं। सूचना के सभी स्रोतों तक पहुंचने की स्वतंत्रता पत्रकारों को दिया गया ना, आपको पता होना चाहिए। सूचना के प्रकाशित करने का स्वतंत्रता, ये स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछता है। प्रकाशित जो है सामग्री के प्रसार है ना, विक्रय तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नहीं देखते, ये जो देते हो ना, ये सब है इसी में। प्रेस, तो प्रेस परिषद का गठन थोड़ा सा देख लीजिए, कि देख लीजिएगा एक बार आप लोग खुद से। जैसे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता देने के लिए प्रथम प्रेस आयोग का गठन जो है ना 1954 में, प्रथम प्रेस आयोग द्वारा 1954 में प्रेस परिषद का गठन किया गया। के लिए दिए गए सुझाव पर जो है 1956 में प्रेस परिषद का गठन किया गया था। और प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष तथा 28 जो है सदस्य होते हैं। कोई भी प्रेस परिषद, अच्छा कोई भी व्यक्ति, माफी चाहता हूँ, पहले कोई भी व्यक्ति प्रेस परिषद का सदस्य केवल 2 बार बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो मौलिक अधिकार था, आपने देखा ना यहाँ पे, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं भाई, है ना, सॉरी मौलिक अधिकार बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 का क देख लिए हैं। 19 का ख में क्या है भाई, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करना। ग में क्या है भाई, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता घ में है, 19 का घ में। राज्य के क्षेत्र, मतलब भारत के राज्य क्षेत्रों में अबाध रूप से भ्रमण अगर करना हो, किसी राज्य में अगर घूमने जाना हो, भ्रमण करना हो या रहना भी हो, तो भ्रमण करना है तो ध्यान रखना किसी राज्य में, तो अनुच्छेद 19 का घ के तहत जा सकते हो। या ऐसे ए, जैसे B, C, D, E, F, ऐसे भी इसको भी लिख सकते हो, ABCD करके मेंशन कर सकते हो तो और आसान होगा। तो आप बोल सकते हो कि अनुच्छेद 19 का ई में क्या प्रावधान है भाई, तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास कर सकते हो। और अनुच्छेद F कहता है छठा कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, F के तहत 19 का F के तहत आप किसी भी राज्य में व्यापार कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप सबको पता है पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार था ना, मैंने बोला ना कि इसमें संविधान संशोधन किया। यहाँ पे मेंशन भी करते हो कि मूल भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 44 नंबर का संविधान संशोधन 1978 में किया गया। तो उसमें आप देखेंगे तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर करके विधि अधिकार में रख दिया गया ना, भाग 12 में, और अनुच्छेद 300 के ए में या क में बोल सकते हो। अब देखो मैं भाग 12 बोल रहा हूँ। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है भाई, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। गलती के लिए एक ही सजा उस समय के कानून के आधार पर की जानी चाहिए, ना कि पहले और बाद के कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया गया है, आप सबको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता, आपको पता होना चाहिए। तो माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। तो अनुच्छेद 20 आपने देख लिया। अच्छा, 20 का 3 क्या कहता है, राज्य किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा, ये प्रश्न पूछता है ना। तो माइंड में रखिएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है भाई, बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, इतने बार पूछा है कि मत पूछिए। यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन, बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है ना। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान है, पूछता है, जोड़ा गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता, और अपनी पसंद से व्यक्ति से विवाह, नहीं देखते हो कि भाई बहुत सारे लोग करते हैं, आजकल चल रहा है ट्रेंड, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही एक अंग है। प्रश्न पूछता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पसंद से शादी करता है तो कौन से अनुच्छेद के प्रयोग के द्वारा करते हैं, तो है ना, कौन से अनुच्छेद के द्वारा करते हैं, तो अनुच्छेद 21। तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 21 में देखो, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, गोपनीयता का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, रोजी रोटी का अधिकार आपको मिलता है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, विदेश जाने का अधिकार है, ठीक है ना, ध्यान दे सकते हैं।
देखो भाई, अब यहाँ पे एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था 19 का क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछ लेता है। तो अनुच्छेद 19 का क क्या कहता है कि 86 नंबर का संविधान संशोधन 2000 ईस्वी में इन्हें जोड़ा गया था। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसमें देता है। और ये अनुच्छेद 21 का क कहता है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है 21 में, और 21 का क में गलती मत करिएगा। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो कह रहा है कि यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यथाशीघ्र गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, उसे अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधि व्यवसायी मतलब वकीलकरण, जो उनका जो वकील है ना, उनसे परामर्श लेने का अधिकार होगा। उसे गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा। नोट यहाँ पे देख सकते हो, यह अधिकार विदेशी शत्रुओं के गिरफ्तारी को विदेशी लोगों के लिए, मतलब यहाँ पे देख सकते हो कह रहे हैं, यह अधिकार विदेशी शत्रुओं को गिरफ्तारी में प्रदान नहीं किया गया है। अगला है भाई, इसे ध्यान रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये अनुच्छेद 23 से लेके 24 में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, जरा सा देख लीजिए। तो कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार, इसी प्रकार अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है इसके तहत। मतलब कि इसमें मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हो, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो, है ना, तो ये सब नहीं करवा सकते, अनुच्छेद 23 कहता है। और अगर ऐसा करते हो तो ये कानूनी अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 24, 14 से कम आयु के बालकों को कारखाने में आप काम नहीं करा सकते हो, तो ये ध्यान रखना। अगला है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 25 ना प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के अनुसार किसी भी धर्म को आबाद रूप से मानने का आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। सीधे तौर पे बोल सकते हो यहाँ पे कि व्यक्ति धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। और इसके तहत अनुच्छेद 25 के तहत ही आप देखेंगे, जैसे सिख धर्म के लोग हैं तो उसमें देखते हैं ना, तलवार रखते हैं ना, किरपान रखते हैं, किरपान, मुस्लिम को दाढ़ी रखने का, हिंदू को टीक रखने का, जैन बौद्ध धर्म के लोग जो है अपने अपने तरीके से जो चीज़ों को करते हैं, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत ही करते हैं, मेंशन कर दिया, ध्यान रखना। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो आप कहेगा सर ये भी तो धार्मिक से ही संबंधित है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इसमें क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है था, व्यक्तिगत था, ध्यान रखना। इसमें मैंने बोला ना कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को ये व्यक्तिगत स्वतंत्र है, और ये ये है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। तो इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया है। इसी के तहत जो है, जैसे यज्ञ करते हो, है ना, देखते हैं ना, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, सड़क पर नमाज आप देखेंगे तो मुस्लिम लोग पढ़ते हैं, धार्मिक संस्था की स्थापना करते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, तो ये अनुच्छेद 26 के तहत ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 26 समझ गए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है भाई, ध्यान रखिएगा, तो धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया जो धन है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। टैक्स से संबंधित है कि आप देखेंगे ना, मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का जो है ना टैक्स होता है ना, उस पर जो धन इकट्ठा लोग करते हैं ना, तो उसमें टैक्स का प्रावधान नहीं है, तो ये टैक्स से संबंधित है, ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना, धार्मिक टैक्स नहीं लग सकता। 28 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 ये कहता है, ध्यान रखिएगा, मेंशन कर दिया हूँ। अगला है भाई, देख सकते हो, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना, ये है 29 से 30 तक। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है कि यहाँ पे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। इसी में आप देखेंगे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इनके रक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। मेंशन भी करते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके भाग में निवासी नागरिकों के किन्हीं अनुभाग में अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है ना। या सीधे तौर पे बोल सकते हो कि इनमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है, और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है, तो ध्यान रखना। तो भारत में अल्पसंख्यक होने का आधार धार्मिक तथा भाषाई को माना जाता है, तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कई बार। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, तो अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण से संबंधित है ना। धर्म या भाषा पर आधारित प्रत्येक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की ना शिक्षा संस्था को स्थापित करने का और प्रशासन करने का अधिकार है। तो 30 और 29 में लोग बहुत कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं होना चाहिए। अगला है यहाँ पे अनुच्छेद अगला भाग जो भाग बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अगला जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये 32 से 35 है। तो अनुच्छेद 32 का आप कहिएगा सर अनुच्छेद 31 कहाँ चला गया, तो 31 में बता ही देता हूँ। तो अनुच्छेद 31 कहता है, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था, तो 44 नंबर का संविधान संशोधन के तहत जो है इसे अब कानूनी अधिकार में रख दिया गया ना 1978 में, तो ये तो आप सबको पता ही है, तो कानूनी अधिकार कर दिया गया। 32 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 यहाँ पे कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ये एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि भाई अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, कौन कहा है, तो भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यदि राज्य द्वारा मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इसके विरुद्ध उपचार प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आप, है ना, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीट के बारे में प्रधान चीज़ें मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ना 5 प्रकार की रीट जारी की गई है। पहला यहाँ पे देख सकते हो, इसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
इसका अर्थ है कि भाई शरीर प्रस्तुत करना, है ना, शरीर प्रस्तुत होना, ऐसे बोल सकते हो। तो मतलब कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीत है ये, सबसे बड़ा रीत यही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रश्न पूछता है, सबसे बड़ा रीत यही है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर सशरीर जो है ना न्यायालय में व्यक्ति को लाना है। ये परमादेश तो क्या कहता है भाई, इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह लागू होता है। तो परमादेश। प्रतिषेध क्या है भाई, प्रतिषेध क्या है, तो जाहिर सी बात है रोकना, नाम से पता चल रहा होगा कि प्रतिषेध है। तो यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी है। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिषेध। उत्प्रेषण ये भी पूछ लेता है कई बार, और हालांकि मैं लिख भी दिया हूँ ऑलरेडी आपके बुकलेट में है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। बार बार मैं बार कह रहा हूँ, इतने अच्छे से एक बुक में कहाँ पे मिलेगा इतना अच्छा कंटेंट, ठीक ना। उत्प्रेषण क्या कहता है मेरे भाई, तो इसका अर्थ है प्रमाणित करना, मतलब कि यह भी ऊपरी न्यायालय अपने निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुनाती है। यह संवैधानिक विकास है जिसे पोस्टमार्टम, बहुत पूछता है, जिसे पोस्टमार्टम के रूप में भी जाना जाता है ना। तो उत्प्रेषण को लिख भी दिया हूँ। अगला है यहाँ पे अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसका अर्थ है आपका क्या अधिकार है। यह रीट किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है। अगला अनुच्छेद है भाई 35। ये क्या कहता है, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सैन्य बलों, असैनिक बलों, पुलिस आदि के मूल अधिकारों को, मूल अधिकारी की सीमा को निर्धारित कर सकता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, जब भारत में कहीं मार्शल लॉ मतलब कि सेना विधि लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35 क्या कहता है, संसद को कुछ मूल अधिकार, जैसे आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद बहुत पूछता है, अनुच्छेद 16, 32, 33, 34 को प्रभावी बनाने के लिए शक्ति प्राप्त है और जो राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिएगा जरा सा, मूल अधिकार की विशेषताएं। देखो भाई, मूल अधिकार को 2 वर्गों में बांटा गया है। केवल भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त जो मूल अधिकार है कौन कौन सा है, ये लाइन से पूछा गया कई बार क्वेश्चन। तो 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। और विदेशी नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है, तो जो बचा हुआ मूल अधिकार है इसके अलावा तो वो विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अगला चैप्टर है, तो मैं क्या करता हूँ यहीं पे वीडियो को कर देता हूँ पॉज, एक पार्ट और दे दूंगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जो कि मैं क्या किया हूँ, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि लगभग आप देखेंगे जितना पूरा पॉलिटी कंप्लीट करते तो उतना में वो पूरा लोग करवाते हैं, लेकिन मैं इसी वीडियो में पूरा करवा दिया हूँ, तो इसलिए पार्ट 2 भी दे दूंगा। और ये भी लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा का, वे भी 90 मिनट का रहेगा तो पूरा हो जाएगा पूरा पॉलिटी, और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हाँ, ये पार्ट 2 आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए तो आप सभी लोग मेंशन करें कि सर हमें पार्ट 2 चाहिए। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ऑलरेडी नोट्स दे दिया गया है भाई, तो इससे रिवीजन कर लो। हालांकि ये तो मैं बैच में तो आपको 0 से पढ़ाई दिया हूँ, और आप क्या करिए PYQs को रिवीजन करिए। ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट का जो PYQs करवाया ना, उसके थ्रू भी इसी इसी नोट से रिवीजन भी करवा दिया हूँ, तो जाके देखिए तो सही, उसमें सारे सब्जेक्ट पूरा करवा दिया हूँ PYQs के थ्रू। तो उसमें क्या है कि भाई शॉर्ट नोट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ, तो आप एक साथ में आपको क्या हो जाता है वहाँ पे, तो PYQs का रिवीजन हो जाता है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का टॉपिक वाइज, और शॉर्ट नोट्स को भी डिस्कस वहाँ पे कर दिया हूँ, ठीक है। तो जाके देख लो, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। करंट अफेयर्स का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया हूँ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2025 तक। शॉर्ट नोट्स भी दे दिया हूँ, इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और बाकी सभी लोग टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाओ, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करो, चूंकि लास्ट टाइम है और लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और आप सबको पता है कि भाई एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक और PYQs कंप्लीट करवा दिया हूँ, तो जाके कम से कम उसको देख लो, लास्ट टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।